हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड हिंदी की आपकी कंप्लीट तैयारी चल रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस वगैरह, यानी आप देखेंगे असिस्टेंट टीचर के लेवल के जो भी आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन वो भी आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। साथ में पीवाईक्यू के साथ आपकी थ्योरी की जो आपकी हैं थ्योरी भी वो भी साथ में कवर हो रही है। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी दिया जा रहा है, पूरे 120 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें से आपके साहित्य और ग्रामर, साथ में जो संस्कृत के क्वेश्चन भी आपके आते हैं वो भी इसी आपके मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से इन सभी क्लासों को आप लोग देखते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम अब आप देखिए आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है ना। और इतने ही समय में आपको हर एक चीज़ कवर करना है। आपको जीके भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। आपको संभवतः है कि आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपको जीके की क्लासें भी आपको शुरू कर दी जाएंगी, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाने हैं। ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है गो हितम में समास क्या है। गो हितम में समास क्या है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये एक सूत्र आपका होता है चतुर्थी में, है ना, सुरक्षिते में, यानी यहाँ पर देखा जाए हित शब्द के साथ जो लगता है वो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास आपका आंसर ए बन जाएगा। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका संगत दिया गया है, यानी सही सुमेलित आपसे पूछा गया है। पहला पूछा गया है ग्राम्य। ग्राम्य जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, सुमित्रा नृपंथ की है। यानी आप देखेंगे सर पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दीप शिखा जो आपकी है महादेव वर्मा की है, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की है, और कुकुर मुत्ता जो आपका है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 पॉइंट आपके पूर्णतः क्या हो गए हैं, गलत आपके होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है। जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण आपका है। तो दोस्तों एक लेखक थे, व्यंग लेखक आपके थे हरिशंकर परसाई, जिसको आप लोग जानते हैं। तो ये इनका संस्मरण है। यानी 3 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई, इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य आपका नहीं है। तो कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, यहाँ पर देखा जाए कामायनी है, प्रियप्रवास है, साकेत है, ये तीनों आपकी कह सकते हैं महाकाव्य हैं। लेकिन जो आपका पल्लव रचना आपकी है ना, छायावादी कवि जो आपकी सुमित्रा नृपंथ की रचना है ना, ये प्रारंभिक कला काव्य कृति आपकी है, तो ये एक महाकाव्य नहीं है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या सर जी, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार में से कौन है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है उत्तरायण महाकाव्य के जो रचनाकार है वो आपकी कौन है। तो दोस्तों याद रखना है 5 नंबर के जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये राम कुमार वर्मा है। उत्तरायण जो आपका महाकाव्य है ना, यानी ये विधा क्या है, महाकाव्य है। रचनाकार जो आपके हैं वो राम कुमार वर्मा है। वहीं पर आप जानते हैं हरिऔध के बारे में, हरिऔध का एक महाकाव्य है प्रियप्रवास, जिसको जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना। सियाराम शरण गुप्त का भी एक महाकाव्य जिसको आद्रा बोलते हैं। वहीं पर राम नरेश त्रिपाठी का एक खंड काव्य है जैसे मिलन, है ना, उनका आपका है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा गया है, और हमने कहा है कि आपको जीवन परिचय पढ़ना होगा। अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको पूर्णतः जानकारी होना चाहिए हर एक कवि की रचना के बारे में, उनकी कौन सी रचना पहली है, कौन सी रचना अंतिम है, कौन सा उनका काव्य है ना, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, ये सब चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि हम ये कंटेंट कहाँ से पढ़ें, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़िएगा। हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक। वहाँ पर आपको देखिए कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, अभी तक जो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, वो आपके आदिकाल से लेकर आपको देखा जाए तो आपके हिंदी साहित्य का जो पद्य साहित्य है, गद्य साहित्य है, वो सब मिलेगा, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होंगे। साथ में यहाँ पर देखा जाए 3D आपकी जो जीवन परिचय कह सकते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। साथ में फैक्ट भी आपका है, और देख सकते हैं कि आपको क्लास नोट्स जैसे हम आपको पढ़ाते हैं वो क्लास नोट्स भी उसी में आपके मिल जाती है, क्लास नोट्स वाले ऑप्शन में। साथ में 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण आपके हैं। और यहाँ पर देखिए 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज इसी में आपको दी जा रही है, जो आप लोग टेस्ट पास में लेते हैं, है ना, यानी वो टेस्ट सीरीज आपको इसी में आपको है मात्र 99 रुपये में है। और 25 एग्जाम चाहे आप यूपी टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, केवीएस का पेपर आपका लगा हो या साथ में असिस्टेंट हो आपका हेडमास्टर, ये कोई भी आपका एग्जाम है, सबकी टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपये में है। और यहाँ पर 30 जीवन परिचय है, 30 प्रमुख कवियों के जीवन परिचय में क्या है कि जन्म मृत्यु तो आपका ये नॉर्मल चीज़ होती है ना, इनका उपनाम क्या है, इनकी पहली कविता क्या है, प्रथम काव्य क्या है, वो सब डिटेल के साथ आपको जीवन परिचय भी आपको मिलते हैं इसी 99 में। तो आप लोग ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, वहाँ से जुड़िए और जुड़कर अपनी तैयारी अच्छी तरीके करिए। 99 रुपये का अगर मुंह देखेंगे तो आपके हाथ से इतनी बड़ी भर्ती निकल भी जाएगी।
हालांकि आप लोगों ने बहुत जगह आपने कोर्स लिया भी होगा, लेकिन सब जगह कोर्स आप खुद जानते हैं 999 के नीचे आपको नहीं है, लेकिन हम आपको 99 दे रहे हैं और फैक्ट वाला दे रहे हैं। यानी कहते हैं ना छोटा गोला बड़ा विस्फोट, वो चीज़ हम आपको दे रहे हैं। तो आप लोग 99 रुपये ना देखिए, आप ये देखिए कि हमको कंटेंट कितना प्यारा प्यारा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो आज ही डाउनलोड करिए देव जी के ट्रिक है और जुड़ जाइए, और वहाँ पर हिंदी साहित्य वाला ही कोर्स परचेज करिएगा, व्याकरण वाला परचेज नहीं करना है, क्योंकि आपकी क्लास नोट टेस्ट सीरीज है वो हिंदी साहित्य में ही मिलेगा। ये आपको थंबनेल दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपसे देखो दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी नाला का जन्म कहाँ पर हुआ है, और ये आपको किस में मिल जाएगा, हमारे आपकी जीवन परिचय वाली सीरीज में आपको मिल जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी नाला का जीवन परिचय। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा कि आप बंगाल में हुआ था, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, और बंगाल में एक जगह पड़ती है मेदिनीपुर, है ना, वहाँ पर आपका हुआ था। और निराला की जो खड़ी बोली की सबसे पहली रचना है जूही की कली, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नाटक आपने पढ़ा होगा स्कंदगुप्त, है ना। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसका पात्र है पर्ण दत्त आपका है, और ये जो आपका ऐतिहासिक नाटक है ना आपके 1928 में प्रकाशित हुआ था। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। ये स्कंदगुप्त नाटक के क्या है सजी, ये पात्र है दोस्तों, याद रखना है। जो कि तक्षशिला की राजकुमारी भी आपकी रही हैं, है ना, एक अलका नाम की थी, वो आपकी तक्षशिला की राजकुमारी थी, है ना। और यहाँ पर नारी पात्रों में अलका का नाम इसमें आ जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया, और आपसे कह रहा है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इनमें से कौन है। यानी सजी श्रृंगार रस और वीर रस से संबंधित आपका जो नाटक आपका है प्रधान नाटक, वो आपका है कौन। तो सजी इसका आंसर आपका हो जाएगा मयंक मंजरी है। क्या है सर, मयंक मंजरी, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा ये रचा गया है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 9 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है। हमने आपको जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया है भारतेंदु युग, है ना। स्पेशल आपकी जितने भी पीवाई की हैं, जो भी आपका थ्योरी है नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको क्रम से हमने यहाँ पर वीडियो बना दिया है, उनको आप लोग दे सकते हैं। तो सर जी इन्होंने देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका 9 नंबर दिया है उसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जानकी मंगल लगाना है। यानी जानकी मंगल में लक्ष्मण का अभिनय किया था दोस्तों, याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र में भी हरिश्चंद्र की भूमिका भी आपकी निभाई है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 10 नंबर में आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा राम कुमार वर्मा है। यानी राम कुमार वर्मा ये हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में आपके जाने गए हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है ना। तो हिंदी एकांकी के जनक का आप माना जाता है, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आपका है। यानी जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करते हैं, इनका जो आपका नाटक वो आपका ध्रुव स्वामिनी है। कैसा जी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, सज्जन, विशाख, एक घूंट, ये सब आपकी इन्हीं के हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, जो कि आपके 1933 में ये इनका एक अंतिम नाटक आपका रहा है, ठीक है ना। 1933 में ये जो आपका है ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का सजी अंतिम नाटक कौन सा है, तो आपको बताना है सजी अंतिम नाटक आपका है, और ये 1933 में आपका है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, और आपसे कह रहा है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य आपका कौन सा है, और ये आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपकी 12 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य जो आपका है ये करुणालय है। क्या है सर जी, करुणालय है। और करुणालय जो है वो आपका जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। प्रकाशित किया गया था आपके 1913 में। कितने में सर जी, तो आपके 1913 में इसको प्रकाशित किया गया था, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रैदास किस धारा और शाखा की कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हो। 13 की बात करते हैं तो जो आपके रैदास थे वो निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं, यानी निर्गुण धारा के कवि थे। विशेष करके देखा जाए तो वो यहाँ पर ज्ञानेश्वरी शाखा से आपके संबंधित है ना। तो इसका जो आपका आंसर आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कवि गंग का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो 2 क्वेश्चन देखो, अभी आपको इतने ही कम क्वेश्चन हुए और 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, किससे, आपको जन्म से मिल गए। यानी आप कहेंगे सर आप लोग अगर जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और 30 कह सकते हैं जीवन परिचय हमारे ऐप में आपको अपलोड कर दिए हैं, वही पढ़ लेना है, वहीं से आपको सब मिल जाएगा। तो भैया कवि गंग जो आपका है इनका जो आपका जन्म हुआ था, याद रखना इटावा में हुआ था। इटावा जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। वहाँ पर एक आपका है इकनौर, जिसे बोलते हैं इटावा कहते हैं, ब्रह्मा भट्ट कहे जाते थे दोस्तों, याद रखना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन दिया गया है माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक आपके थे। माधवाचार्य जो आपके थे दोस्तों आपके द्वैतवाद से थे। कैसे थे, तो आपके माधवाचार्य जो आपके थे ये साध या वैष्णववाद की स्थापना की थी। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये द्वैतवाद जिसे बोलते हैं, द्वैतवाद, है ना, क्या बोलते हैं, द्वैतवाद, यानी द्वैत जो दिया है वही आपका होगा, द्वैतवाद के सिद्धांत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है।
तो सर जी रामचंद्र शुक्ल ने जो आपका फोकस किया है वो किस पर किया है, रस सिद्धांत पर किया है। किस पर किया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक वैज्ञानिक व्यवस्थित है ना, सबसे अधिक बल आपका दिया गया है। और रस सिद्धांत जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक आपके हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये एक रचना है, पूरी की पूरी रचना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इसके आपसे लेखक पूछा गया है। 17 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हजाइब प्रसाद द्विवेदी है। क्या है, हजाइब प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, याद रखना है, जिसमें द्विवेदी में मध्यकाल और मध्यकालीन साहित्य बोध का विस्तार से चर्चा इसमें की गई है। तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहा टूटी विसारी गयो हरि नाम, यह पंक्ति किसकी है। यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना ये पंक्ति जो आपकी है वो कुम्हन दास की है। किसकी है सर जी, ये पंक्ति कुम्हन दास की है। यानी यह पंक्ति अकबर के नियंत्रण पर जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ जाने के बाद उनके मन की ग्लानि को दर्शाता है। तो इसका जो आपका आंसर अब आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास जो आपके रहे हैं आप कहेंगे सर ये कृष्ण काव्य धारा के रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि आपके हैं, सगुण भक्ति की यहाँ पर शाखा में से एक आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अबलव नसाने अबना नसे हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से आपकी उद्गृत है। यानी आपकी ये जो आपका पॉइंट दिया गया है वो आपकी विनय पत्रिका से है। याद रखना है इनकी एक विनय पत्रिका है वहाँ से ली गई है ना। इसमें कवि ने अपने अब तक के व्यर्थ किए गए जीवन को दर्शाया है, यानी जीवन को अब और नष्ट न करने का संकल्प लिया है और भगवान राम से भक्ति की याचना किया है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। क्वेश्चन नंबर आपकी 21 और 21 की बात करते हैं तो याद रखना है तुलसीदास की एक रचना थी जिसका संबंध आपकी ज्योतिष से थी, ज्योतिष से था। रामाज्ञा प्रश्नावली है। रामाज्ञा प्रश्न जिसे कहते हैं एक ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें राम की आज्ञा और इच्छा को जानने के लिए ज्योतिष विद्या का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। रूपकों का बादशाह जो कहते हैं सर वो किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है, ये तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तुलसीदास को कहते हैं, ठीक है ना। और ये उपाधि अक्सर ऐसे कवियों को दी जाती है जिन्होंने काव्य के विभिन्न रूपों का उपयोग करके उनमें नई ऊर्जा भरी है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए उन्होंने अपने समय के उस समय अपने समय के लगभग सभी प्रमुख काव्य रूपों का उपयोग किया है और नई जान यहाँ पर डाला, इसलिए इनको रूपकों का बादशाह कहा गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसकी भाषा आपकी क्या है, तो विनय पत्रिका की भाषा है आपकी ब्रज भाषा है। क्या है सर जी, ब्रज भाषा है जो कि एक भक्ति काव्य है ना। तो इसका आंसर जो आपका दिया है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है। सर जी 24 की अगर बात कर लेते हैं तो 24 को ऑप्शन आपका हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आपका है पद्मावत है ना। पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है और सूफी परंपरा के अंतर्गत आता है, अवधी भाषा में आपका लिखा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी पद्मावत एक समासोक्ति भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है। 25 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सर ये आपका रेखा चित्र है। क्या है सर जी, यहाँ पर है किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली जो साहित्यिक विधा होती है उसे हम लोग रेखा चित्र कहते हैं, उसको जीवनी कहते हैं, उसको रिपे भी कहते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी विधाएं जो होती हैं है ना, जो आपके तटस्थ अंकन करने वाली होती हैं वो आपकी जीवनी, रेखा चित्र, रिपोतार्ज आपकी होती हैं। इसमें जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत और अच्छी तरीके से वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन हैं। शेष स्मृतियां लेखक आपसे पूछा गया है। यानी अगर 26 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है क्या दिया, शेष स्मृतियां। शेष स्मृतियां जो आपके लेखक है इनमें से कौन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया गया है। और 26 की बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो रघुवीर सहाय हैं। कौन है यहाँ पर, रघुवीर सहाय, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर है। वो जवाब क्या होगा सर जी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा रघुवीर सहाय, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल आपका आंसर है यहाँ पर सहाय हो जाएगा, रघुवीर सहाय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर देखा जाए तो अगले पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है रीतिबद्ध कवि देव जो आपके हैं ये कैसे आपके कवि माने गए हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है शेष स्मृतियां संस्मरण के जो लेखक आपके हो गए हैं रीतबद्ध कवि जो आपके देव हैं, है ना। यहाँ पर ये कैसे आपके कवि हैं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे सर ये रसवादी कवि हैं, इनको कहा जाता है रसवादी कवि कहा जाता है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। भाव विलास, ज्योति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन शब्द, है ना, ये शब्द आपके शब्दों से इनको यूज किया गया है। यहाँ पर अगर बात करते हैं अगले पॉइंट में तो अगला पॉइंट दिया गया है
कि आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महाविशाल द्विवेदी की आलोचना किसने किया है? आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महाविशाल द्विवेदी की आलोचना किसने किया है? सर जी यहाँ पर 28 नंबर दिया और 28 की बात कर लेते हैं तो आपका इनका नाम है बाबू बाल मुकुंद गुप्त नाम है। क्या है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त इनका नाम है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका बी नंबर है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक आलोचना है, यानी ये आलोचनात्मक काव्य आपका है। इसमें देखा जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने यहाँ पर इसमें परिवर्तन काफ़ी किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें आलोचना आपको कई की गई है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, भूषण बिनु ना विराजयी कविता वनिता मित्र कथन किसका है? 29 की बात करते हैं तो सर जी ये आपकी जो है वो आपकी केशवदास की है। किसकी है? ये केशवदास की है, केशवदास की रचना है, कवि प्रिया वहाँ से आपको ली गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। बाकी आप लोग जानते हैं इनकी रचना केशवदास की, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, है ना, जहांगीर, जस चंद्रिका, ये कई आपकी रचनाएं आपकी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? बताना है भाषा भूषण के रचनाकार आपकी कौन है। 31 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, जसवंत सिंह आपके हो जाएंगे। यानी भाषा भूषण के रचयिता महाराज जसवंत सिंह है, जो कि मारवाड़ के राजा थे। आगे मारवाड़ के राजा थे और ये अलंकार ग्रंथ है जो कि हिंदी में अलंकार विषय को सरलता प्रस्तुत करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? यानी इनमें से पूछा जाए सर जी 32 नंबर में जो आत्मकथा है वो आपकी है कौन? तो आपका आंसर 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अर्धकथानक। यानी जो आपका आंसर दिया गया है अर्धकथानक एक आत्मकथा है, बनारसी दास ने लिखा है। किसने लिखा है? तो आपके बनारसी दास ने लिखा है। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका जो आपका आएगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं स्वच्छंदतावाद का कवि जो आपका कहा जाता है वो किसको कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना ये श्रीधर पाठक जिसका ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका श्रीधर जो आपके पाठक हैं, है ना, याद रखना है श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनकी रचनाओं में देहरादून, भारत गीत, जगत, है ना, ये कई चीज़ आपकी रचनाएं आपकी हैं। अगले क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चलिए बताइएगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया है। यानी 34 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में हरिश्चंद्रिका कह दी गई थी, बाला बोधनी, कई कविताओं को किया है। इनमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है 34 नंबर में ऑप्शन क्या हो गया है? तो आप कहेंगे सर कवि वचन सुधा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य में प्रथम काल को आदिकाल का नाम दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। और इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को, है ना, ये नाम दिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ये भी रचना आपकी पढ़ाई जा चुकी हैं, लगभग चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। हिंदी शब्दानुशासन के जो आपके लेखक हैं वो आपके हैं कौन? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सर जी क्या? किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। यानी आप देखेंगे तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो किशोरी दास वाजपेयी हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? 37 नंबर की बात करते हैं तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे आपका हो जाएगा, जिसमें लेखक ने राम कमल राय ने लिखा, यानी इसको जो लिखा है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं तो शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? किस रचनाकार की जीवनी है? तो भैया ये जीवनी इनकी है, लेकिन लिखा किसने है? राम कमल राय ने लिखा है दोस्तों, याद रखना है, यानी अज्ञे की जीवन की यात्रा पर आधारित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया और आपसे कह रहा है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? अभी आपको व्याकरण भी आपको मिलेगा इसी वीडियो में, है ना, इसी में आपको आगे अभी आपको व्याकरण मिलेगा तो आसान भी आपको रहेगा। बाकी काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ा है ना, पीवाई की क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन आपको आसान भी लग रहे होंगे। सर 38 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पांच पांडव चरित्र रास जो आपकी रचयिता हैं वो आपकी कौन है? शालिभद्र सूरी हैं, 12वीं शताब्दी के एक प्रमुख कवि आपके रहे हैं, है ना, भरतेश्वर, बाहुबली रास जैसी कई और भी रचनाएं किया है। तो शालिभद्र सूरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन यह है कि कौन सी भाषा आदिकाल की है? यानी आदिकाल जो आपका रहा है आदिकाल वीरगाथा काल, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कई भाषाएं आपकी थीं। उन भाषाओं की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी डिंगल और पिंगल भाषा जो आपकी मुख्य रूप से आपको देखने को मिलती है, यानी मिश्रित रूप से आपकी हो जाती हैं तो उनको डिंगल पिंगल के रूप में हम लोग कह देते हैं। इसके अलावा अभ्रंश, अवाहड़ जैसी भाषाएं भी आपको देखने को मिली हैं। तो इसका आंसर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है,
अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक जो आपका है क्या है, यानी संदेश रासक जो आपकी रचना है वो आपके अब्दुल रहमान की है। और ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये कहा जाता है खंड काव्य है। क्या है सर जी, ये इनका क्या है, खंड काव्य है। क्या है सर, ये इनका जो आपका है एक प्रकार का खंड काव्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। इसमें विक्रमपुर की एक योगिनी है ना, वियोगिनी की विरह की वर्णन इसमें किया गया है। विक्रमपुर की विरहिणी थी, उसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। 41 नंबर थोड़ा नया टाइप का है, याद रखना है कि सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व है वो आपका ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है, यानी शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है। यह कथन जो आपका दिया है वो आपके याद रखिए आचार्य वामन के है, यानी वामन जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आचार्य वामन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या दिया है। सजी 43 की बात करते हैं तो याद रखना ये आपके डॉक्टर नागेंद्र हैं, यानी हिंदी आलोचक में साधारणीकरण की जो व्याख्या किया है वो आपके नागेंद्र ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है धूमिल का पूरा नाम क्या है। तो 44 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका धूमिल हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल, है ना। ये आपको अभी हाल ही में आपको पढ़ाया गया है, नई कविता और प्रयोगवाद के समय आपको पढ़ने को मिला होगा, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के लिए भी जाने जाते हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुदामा पांडे, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों वाराणसी के पास खेवली गाँव में इनका जन्म हुआ था, हमने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका 44 का जो बनेगा वो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर किया गया है। सो ये 45 नंबर दिया गया है और द्विवेदी युग जो नामकरण है वो आचार्य महाविषाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका 45 नंबर दिया है और 45 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हमने कहा भी है किसी का नामकरण करना यानी महान काम होता है, यानी महाविषाद द्विवेदी के नाम से आपका है। सरस्वती पत्रिका जब से संपादन किया था, है ना, तभी से इनका योगदान आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है अंधेरे में कविता किसने लिखी है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और 46 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा, अंधेरे में जो आपका दिया है वो आपकी जो रचना है कविता है वो किसने लिखा है। 46 नंबर दिया गया है और 46 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मुक्ति बोध की है। नई कविता वाला जो हमने वीडियो आपको डाला है ना, नई कविता आपको पढ़ाया गया है ना, प्रयोगवाद प्रगतिवाद। उसके बाद एक आपको मिला था, है ना, कौन सी आपकी नई कविता। तो नई कविता में आपको ये पढ़ाया गया है अंधेरे में, ये लंबी कविता है ना। अंधेरे में जो आपकी है ये इनकी लंबी कविता है दोस्तों, याद रखना है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी किसकी है, मुक्ति बोध की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे करा है कि अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है। तो अज्ञेय की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आंसर दिया है 47 नंबर में, तो 47 नंबर का जो ऑप्शन आपका है 4 सप्तक आपके निकाले हैं, है ना। पहला आपका जो था 1943 में आपका हुआ था, पहला वाला था, फिर 51 में था, फिर देखा जाए तो आपके 59 में था, फिर आपका 79 में था। 4 तब कहते हैं जो प्रयोगवाद हमने पढ़ाया है, प्रयोगवाद वाला वीडियो देखिएगा, प्रयोगवाद में हमने आपको पढ़ाया है 4 सप्तक और ट्रिक से बताया है, क्योंकि हर एक सप्तक में 7 कवि हैं और 7 कवियों को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रिक से आपको पढ़ा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से 4 सप्तक यानी आप कहेंगे सर जी प्रयोगवाद, है ना, पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया है और आपसे करा है इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। चलिए 48 नंबर दिया है और 48 की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर जी पूछ की रात, ग्राम झूठा सच, यहाँ पर आपकी प्रेमचंद की पूछा गया ना, और 48 नंबर आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर आकाशदीप कहानी, तो ये तो जयशंकर प्रसाद की है, ये आकाशदीप जो आपकी है वो सर जी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। बाकी पूछ की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा, है ना, ये सब आपकी इन्हीं की हो जाएंगी। तो आपका जो आंसर दिया गया वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे करा है इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। अच्छा वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। 49 नंबर दिया है और 49 की बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर जी होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, लेकिन दिया गया है देवदासी, है ना। देवदासी जो आपका है ये प्रेमचंद का नहीं है, यानी 49 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये सर जी आपका है जयशंकर प्रसाद का है, किसका है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद का है, याद रखना है जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कौन सी कहानी घटना प्रधान है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो घटना प्रधान कहानियों में से देखा जाए तो ये केंद्रित आपकी होती है मुख्य रूप से जो आपकी घटनाएं होती हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है 50 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पंच परमेश्वर जो आपकी कहानी है, पंच परमेश्वर किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। इनकी उदाहरणों में देखा जाए जैसे दो बैलों की कथा हो गया, सवा सेर गेहूँ हो गया, इनमें जो घटना है उनका माध्यम क्या है, कहानी के रूप में है जो आगे बढ़ाता है, और एक ऐसी कहानी जो घटना पर केंद्रित करके उसे एक प्रकार की कथा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है बोलगा से गंगा किसकी रचना है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है। तो यहाँ पर 51 नंबर है और आप कहेंगे सर ये राहुल सक्रात्यान की है। राहुल सक्रात्यान यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, राहुल सक्रात्यान इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है। तो द्विवेदी युग आपको पढ़ाया गया है, द्विवेदी युग आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा। एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, हमने हर एक युग के एक ही वीडियो बनाया और एक ही वीडियो से सबका उद्धार हो जाएगा। याद रखिए द्विवेदी युग में संपूर्णता कवि जो आपके हैं ना, इनका नाम है मैथिली शरणगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त जिसका ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, है ना, जयद्रथ वध आदि जो आपके हैं राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं आपकी हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। और हमारे ऐप में जो आपका कोर्स है उसमें जो भी आपको पढ़ाया गया है रचना, वो डेट के साथ आपकी पढ़ाई गई है। कोई भी आपकी रचना है, जैसे इनमें ऑप्शन में अगर बात करते हैं 53 नंबर में, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखो सबसे पहले परिप्रवास आता है जो कि 1914 में आया था, उद्देश्य उपाध्याय हरिऔध का है। इसके बाद साकेत आपकी 1931 में आता है, कब 1931 में मैथिली शरणगुप्त का है। तुलसीदास दोस्तों आपकी 1938 में था और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कृष्णरायन जो कि 1943 में द्वारिका प्रसाद का है। तो ये क्रम से आपका है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको क्रम पूछा जाएगा और वो तभी आप जवाब दे सकते हैं जब आपने पढ़ा होगा। अगर ऐसे आपने पढ़ लिया परिप्रवास साकेत तो क्या मतलब होगा, आपको क्रम याद रखना होगा। और अगर आप ये सोचा कि एक दो रचना की वजह से, एक दो नंबर की वजह से इनको छोड़ देंगे, तो ऐसे करते करते आप हिंदी साहित्य ही छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि हिंदी साहित्य में हर एक चीज़ आपकी कठिन भी है, लेकिन पढ़ा जाए तो आपकी आसान हो सकती है। तो एक एक करके छोड़ना नहीं है, एक एक करके उनको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है किसान जीवन से संबंधित नहीं है। यानी सर 54 की अगर बात कर लेते हैं तो 54 नंबर की बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर देखिए गोदान, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि एक किसान जीवन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कायाकल्प, है ना, कायाकल्प जो आपका है ये उपन्यास आपका है, लेकिन ये किसान जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पुनर्जन्म से आधारित है। किस पर है, तो पुनर्जन्म पर आधारित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सर जी जो कायाकल्प है ये प्रेमचंद की जो पुनर्जन्म पर आधारित है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। तो 55 नंबर का ऑप्शन आपका बन जाएगा सजीव बालकृष्ण भट्ट की जो आत्मकथा है, यानी निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है और बाण भट्ट की आत्मकथा एक पात्र है ना, बाण भट्ट की आत्मकथा एक पात्र है और एक कुशल अभिनेत्री है जो बाण भट्ट से प्रेम करती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मित्रों मरजानी किसकी रचना है, 56 नंबर दिया है। और 56 की बात कर लेते हैं तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो सी हो जाएगा, कृष्णा सोबती का है। याद रखना है मित्रों मरजानी एक उपन्यास है, कृष्णा सोबती का है, 1967 में सर जी प्रकाशित हुआ था और इसमें एक विवादित, है ना, विवाहित महिला की कामुकता और उसके संघर्ष को दर्शाया गया है। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है यथार्थवादी उपन्यासों में से किस दृष्टि की प्रधानता रहती है। सर जी 57 की अगर बात कर लेते हैं तो 57 नंबर का जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो सर जी 57 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा वस्तु केंद्रित होती थी, यानी यथार्थवादी जो आपका चित्रण है वो वस्तु केंद्रित आपकी हुआ करती थी। तो आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा, वस्तु केंद्रित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है सिख अमलदारी को उजाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये है मैयादास की माड़ी। मैयादास की माड़ी ये साम्राज्यशाही यानी कि जो सिख की अलमदारी को उजाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण इसमें देखने को मिलता है मैयादास की माड़ी में। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा समूह है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास में देखा जाए तो बाण भट्ट की आत्मकथा भी क्या है, इनका उपन्यास है। चार चंद्रलेख हो गया, पुनर्नवा हो गया, अमान दास का पोथा, सभी रचना आपसे पूछी गई हैं। याद रखना है इनके उपन्यासों में से देखा जाए तो आपके अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह समूह भी आपको मिलता है। यानी यहाँ पर आपसे जो पूछा गया वो आपका आंसर आपका बी आपका हो जाएगा, यानी उपन्यास की बात हुआ है तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और अच्छा वो जो उपन्यास नहीं थे वो आपके निबंध थे, जो इसे आपका अशोक के फूल आपने पढ़ा है, कुटज पढ़ा है, विचार प्रवाह पढ़ा है, वो निबंध है। लेकिन आपसे पूछा गया है यहाँ पर उपन्यास,
तो फिर आपको उपन्यास ही बताना है। तो यहाँ पर याद रखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारचंद लेख, पुनर्नवा और रमान दास को पोथा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे करा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक आपके कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते जो आपके हैं, टेढ़े मेढ़े खाने वाले नहीं है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा है, उपन्यासकार है ना, यानी कि यह एक उपन्यास हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यासों में से आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे करा है, सन्यासी किसकी कृति है? 61 की बात करते हैं तो सन्यासी जो आपकी कृति है वो इलाचंद जोशी की है। किसकी है? इलाचंद जोशी की है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? सर 62 नंबर की बात करते हैं तो आपके सर आंचलिक उपन्यासों की जब बात होती है तो आपकी जैनेन्द्र कुमार की बात होती है। वैसे देखा जाए फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है और उनका जो उपन्यास था मेला आंचल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर तो आपका है नहीं है। तो याद रखना है कि हिंदी साहित्य का पहला और सबसे प्रमुख आंचलिक उपन्यास जो माना गया है वो आंचल को माना गया है ना, मेला आंचल को माना गया है फणीश्वरनाथ रेणु का। लेकिन यहाँ पर जो आपका देखो दिया गया है वो आपका कौन है? जैनेन्द्र कुमार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? 63 नंबर आपका दिया है और 63 की बात करते हैं तो सर जी ये आपका है श्याम सुंदर दास का है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी साहित्यिक लोचन ये बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित एक समीक्षा ग्रंथ आपका है। तो आपका जो आंसर आपका है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? 64 की अगर बात कर लेते हैं तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा सर ये यात्रा वृत्तांत है, यानी इसमें यात्रा के बारे में आपका दिया गया है, राहुल सकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है, यानी घुमक्कड़ धर्म के महत्व को दर्शाया है। घुमक्कड़ के माध्यम से मिलने वाला जो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं अनुभव होता है वो दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, यानी सर राजभाषा क्या होती है? तो राजभाषा होती है किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, यानी जिस राज्य की राजभाषा जो होती है वही उसका जो प्रयोग होता है वहाँ के दफ्तर यानी वहाँ के सरकारी प्रशासन में होता है। जैसे मान लीजिए आपके उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा होगी वो आपकी पहली क्या है? आप कहेंगे हिंदी है, दूसरी आपकी अंग्रेजी आप कह देंगे। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर संस्कृत वाली तो है ही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है जैसे मान लीजिए अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ की प्राथमिक भाषा वो होगी। तो राजभाषा वो होती है जिसका उपयोग किसी देश या राज्य के सरकारी कामकाज के लिए यहाँ पर हुआ जाता है, यानी जो कानून बनते हैं, प्रशासन रिपोर्ट तैयार करते हैं, वही होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है, बोली किसकी इकाई है? तो सर जो आपकी बोली होती है वो किसकी इकाई होती है? चलो 6 नंबर दीजिएगा। बोली जो आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बोली होती है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा जो हम बोलते हैं सबसे छोटी आपकी हो गई। यहाँ पर दिया गया छत्तीसगढ़ी जो आपकी है किस बोली में आता है? तो छत्तीसगढ़ी किस में आएगा? ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी यानी पूर्वी हिंदी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? बहुत बार आपने पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर ये आपका अनुच्छेद नंबर आपको 343 आपका हो जाएगा। विभाषा किसे कहते हैं? सर जो विभाषा होता है वो विभाषा क्या होता है? यानी यहाँ पर दिया है हिंदी बोली क्षेत्र को नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो आपका हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है आपका आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है विभाषा किसे कहा जाता है, यानी विभाषा जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि किसी एक प्रदेश या उसके भाग में सामान्य बोलचाल और साहित्य के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा जो होती है उसको विभाषा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बी देना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? और अगर आपको ये हिंदी भाषा अच्छे से नहीं तैयार है तो आपको हमारे जो ऐप है उस ऐप में जो हमारा कोर्स है उसमें एक PDF आपकी फ्री की गई है। वो PDF जो आपकी है वो आपको कह सकते हैं ये टॉपिक आपका छोटी छोटी बारीक वो भी आपको मिल जाएगा। तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, है ना। एक समझ लीजिए आप डेमो पढ़ ले हैं या समझ लीजिएगा आप लोगों के लिए कंटेंट आपका है, तो ऐप में जाकर आप कुछ फ्री कंटेंट भी आपको है ना, तो फ्री कंटेंट भी आप पढ़ लिया करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम जो आपका दिया गया है 70 नंबर में वो आपका है सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? चलिए 71 नंबर आपका दिया गया है और 71 का ऑप्शन देखो आ भी रहा है, आप कहेंगे सर ये राजभाषा है, यानी ये नंबर हो जाएगा राजभाषा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन आपको मिलते हैं, याद रखिए व्याकरण आपको बिल्कुल आसान मिलेगा। पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से आई है? क्योंकि हिंदी साहित्य जब कठिन होता है व्याकरण सरल आएगा, इस बात को भी याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो पंजाबी भाषा जो आपकी है पैसाची से आई है। किससे आई है? पैसाची अपभ्रंश से आई है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देवनागरी वर्णमाला में जो आपका ऋषि दिया गया है ना, ये जो दिया गया है आपका है क्या? यानी ये जो आपका दिया गया है वो आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर ये तो स्वर में आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है यहाँ पर आपका जो वर्ण है, यानी आपका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, लिपि की आवश्यकता होती है, लिखने में होती है, यानी भाषा को सजी क्या करने में, लिखने में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो आपका है ना, वो आपका कौन सा है? तो पृथ्वी राजरासो है चंद्रवरदाय, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? तो यहाँ पर याद रखना, इसको कहते हैं युग्मक ध्वनि कहते हैं, जैसे बच्चा, दिल्ली, है ना, जिसको द्विगुण भी आप लोग कहते हैं, यानी द्वित्व आपका हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका हो जाएगा। कंठ तालब, कंठ मतलब आपका होता है का वर्ग से, तालु यानी चा वर्ग से, और कंठ और तालु से मिलाकर बनता है ए और ए बनते हैं, यानी आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि बहुत बार पढ़ाया गया है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण बताना है, महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो अब आप देख सकते हैं 80 नंबर में कि खा जो आपका आता है, खा छा ठा, ये आपके महाप्राण में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा, है ना, चाहे तो आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? तो का से लेकर सजी माँ तक आपके जो होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और का से लेकर माँ तक जो आपके होते हैं, तो सजी यहाँ पर पहला तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ दिया गया है, यानी अगर का चा पा दा जो आपका दिया है वो आपकी स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, पंक्ति में रस पूछा गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवें असें दैन कहे नटी जाए, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत बार आपने पढ़ा है कि सर जी इसमें आपका श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया है, रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? सर जी 83 नंबर दिया है, और 83 को ऑप्शन आपका हो जाता है, इनको बोलते हैं अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रस उत्पत्ति में आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं इनको अनुभाव कहा जाता है, यानी जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति के मन में स्थायी भाव, है ना, को जागृत करने के बाद आपकी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है, नभ में झटपट बाज लाख भूख्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावल लीनो नारंची, इसमें आपसे रस पूछा गया है और बाज दे दिया है, और बाज दे दिया है इसका मतलब है सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नभ में झड़प रहा, झपटता है, और नभ में जो आपका झटपटा रहा है या बाज दिया गया है वो आपकी भयानक रस की ओर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे उसको रोक दिया, यहाँ पर रस पूछा है। इसमें जो रस है वो आपका वीर रस आपका हो जाएगा, इसमें जो आपका दिया है वो वीर रस आपका हो जाएगा, यानी महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक के सौर और युद्ध भूमि उसकी वीरता को दर्शा रहा है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है और आपसे करा है, निश्चरहीन करहुमहि भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि के आगमन जाय जाय सुख दीन, यहाँ पर रस पूछा गया है, यानी 86 की बात करते हैं सर, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सर जी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका वीर रस आपका होना चाहिए, यानी 86 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति आपकी हुई है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीर रस इसका आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। बाकी और ऑप्शन को तो देखिए, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से हटा ही देंगे पहले से ही। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे करा है, जहाँ उपमेय और उपमान, है ना, जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान हो जाए वहाँ पर अलंकार क्या होता है? 87 नंबर पढ़ाया गया है सर जी, आपका होता है क्या, तो आपका यहाँ पर दिया है प्रतीप दिया है, यहाँ पर अन्वय भी दिया गया है, यहाँ पर दिया है जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो जाए वहाँ अलंकार पूछा है। यहाँ पर बदला नहीं गया एक दूसरे को, अगर बदला जाता तो प्रतीप होता, लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, यानी जिससे तुलना की जा रही है वहां स्वयं आपका क्या होता है, अन्वय अलंकार होता है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार पूछा गया है। तो सर जी 88 नंबर आपका दिया, और 88 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहे बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, यानी यहाँ पर कह रहा है आंसुओं की तुलना मोती से आपकी हुई है, ठीक है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर ये उपमा अलंकार में आएगा, यानी बड़े बड़े मोतियों से की जा रही है, समानता दर्शाई जा रही है आंसुओं की, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है, अधरों पर अली मंडराते केसों पर मुग्ध पपी है, इसमें कौन सा अलंकार है? अगर आपको व्याकरण नहीं आती तो फिर आपको व्याकरण वाला कोर्स परचेज करना पड़ेगा, उसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण आपकी है, लेकिन हिंदी साहित्य उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी व्याकरण वाले में, है ना, लेकिन हिंदी साहित्य जो आपका दिया गया है, हिंदी साहित्य का जो कोर्स आपका है उसमें आपका हिंदी साहित्य लेवल आपका है, ठीक है ना। तो अगर आपको व्याकरण भी नहीं आता है तो भैया फिर आपको व्याकरण वाला कोर्स परचेज करना पड़ेगा ऐप में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 89 नंबर है, और 89 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, यानी जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर 89 नंबर में, वो आपका हो जाएगा भ्रांतिमान हो जाएगा, यानी अधरों पर अली मंडराते केसों पर मुग्ध पपीहा, यानी भ्रांत कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उदाहरण है, यानी यहाँ पर 90 नंबर दिया हो, 90 की अगर बात कर लेते हैं तो सजी दिया है मुख चंद्रमा है, क्या दिया है, मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, तो भैया यहाँ पर 90 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर मुख चंद्रमा है, यानी अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक जैसे आपको होंगे,
और इनमें देखा जाए तो पुनरुक्ति होता है बार बार, जैसे आपका रिपीट होता है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश दिया है। और पात भरी शहरी सकल, हाँ देखिए आपका आंसर सर ये डी नंबर आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश में, तो आपको देखने को मिल रहा होगा 90 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपसे देखो सवर्ण यहाँ पर दिया गया है, यानी आपका हो गया अनुप्रास और पुनरुक्ति मतलब हो गया बार बार रिपीट हो रहा है, दुरुक्ति हो रही है। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है और आपसे कराया है वसुधा का गण होगा। यानी यहाँ पर आपका दिया है 91 नंबर में, और 91 की बात करते हैं तो सजी यहाँ पर आपका आंसर होगा सगण होगा। क्या होगा सजी? सगण होगा। आप कैसे याद करोगे? तो यह माता राजभान सलगा है ना, क्या हो जाएगा? सलगा। तो हमने कहा सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका सिंगल सिंगल और डबल, और वसुधा में भी सिंगल सिंगल और डबल हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये सजी आपका सगण हो जाएगा, याद रखना है। यह माता राजभान सलगा में जब आप तोड़ोगे तो 3-3 का पेयर होता है, और 3-3 का पेयर है तो आपके साथ से सगण हो जाएगा, और सगण में इस प्रकार से बन जाएगा। दोहा के प्रथम चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं आपकी होती हैं, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। या लकुटी और कामरिया राज तिहुपुर को ताजे, यहाँ पर आपसे छंद पूछा गया है 93 नंबर में। यहाँ पर जो आपका दिया है 93 नंबर में सर ये सवैया आपका है। क्या है? ये सवैया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 23 मात्रा और 32 मात्रा वाला होता है, और 23 वर्ण वाला एक सवैया छंद होता है। सवैया का प्रत्येक चरण में 7 भाग होते हैं, अंत में 2 गुरु होंगे, और 2 गुरु होंगे, यानी देखिए 2 गुरु आपके होंगे, यहीं से पहचान आपकी कर ली गई है। जब चौपाई आप पढ़ते तो उसके अंत में 1 गुरु होता है, यहाँ पर सवैया में आपका डबल गुरु आपका हो गया है। यानी कई तरीके से अगर आप पहचान करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ये रसखान के द्वारा ये जो पंक्ति है रसखान की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है छप्पे में होते हैं, तो आप भैया ये बताइएगा छप्पे में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? 94 नंबर में छप्पे में जो आपके होते हैं वो आपके होते क्या है? तो प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, और अंतिम 2 आपके होते हैं उल्लाला के होते हैं। किसमें? छप्पे में। तो ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। पयोधि का संविच्छेद आपको बताना है। पयोधि का संविच्छेद क्या है? तो पयोधि का हो जाता है पया धन धी, यानी ओ की मात्रा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कराया है अत्युक्त शब्द में संधि आपसे करना है। तो सजी 96 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका या के साथ जब आधा अक्षर लगा होता है, या के साथ जब आधा अक्षर लगा होता है, यानी सब वो आपकी यड़ संधि होती है। अगला दिया है बालोचित शब्द का संविच्छेद करना है। जब इसका आप संविच्छेद करेंगे तो बाल धन उचित बनेगा, है ना, बाल धन उचित बनेगा। यानी ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा है तो आपकी गुण संधि होता है, और गुण संधि होता है तो फिर आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। अब बेभाव समास किसमें आपका दिया गया है? रिपीट आपके शब्द आपके होते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं 98 नंबर में, तो 98 का ऑप्शन जो आपका आएगा वो पल पल जो आपका दिया है पल पल, है ना, रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कृता कृत का समास पूछा गया है। बताइएगा कृता कृत का समास पूछा गया है आपका 99 नंबर आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कृत्य और अकृत्य, यानी यहाँ पर देखा जाए सर ये कर्मधारय समास है। ये जो आपका है वो कर्मधारय समास है। कृत्य और अकृत्य विशेषण विशेष आपको दिख रहा है, किया हुआ और ना किया हुआ दर्शा रहा है। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 100 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर संकट के समय बचाव के लिए सोचना, पहले से तैयारी नहीं किए हो, लेकिन जब भैया संकट आया है तब आप तैयारी, यानी संकट आने पर समाधान खोजना या पहले से तैयारी न करना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है गुड़ गोबर कर देना, इस मोहरे का अर्थ क्या है? तो गुड़ गोबर कर देना यानी कि बात होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानना है। और सर जी तद्भव शब्द जो आपका दिया है वो आपका आलस्य, आलस होता है, आलस्य नहीं होता है, आलस्य अगर होता आलस्य तो आपका तत्सम होता है। ये आपका आलस है और आलस आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है आलस्य। क्वेश्चन दिया गया है अर्ध तत्सम आपको पहचानना है, ना कि वो तद्भव हो ना ही तो आपका वो तत्सम हो। रात्रि दई दिया है, बच्चा दिया है और कान दिया है, यानी 103 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा जो दई दिया गया है, दई है ना, ये क्या है आपका अर्ध तत्सम है, ना ही इसको हम तद्भव कहेंगे ना ही हम लोग इसको तत्सम कहेंगे, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है। देना शब्द से बना है दई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विदेशी शब्द आपका पूछा गया है, यानी निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है। ग्लास है, अचल है, आश्चर्य है और छाता दिया गया है। यानी एक शब्द से आपको थोड़ी पहचान आपको जरूर हो सकती है। सर जी आप लोग छाता भी लगाएंगे और ग्लास लगाएंगे, लेकिन अगर बात कर लेते हैं ग्लास, तो सर ये ग्लास विदेशी भाषा से आया है, और ये जो आपका आया है विदेशी भाषा में वो आपकी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है सर जी अपादान कारण युक्त वाक्यांश कौन सा है? 105 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखना है पद से च्युत, यानी यहाँ पर अपने पद से हटाया गया हो, ये अपादान हो जाएगा। वह धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ पर शब्द आपको पहचानना है, यानी क्रिया को बता रहा है, क्या उसके तरीकों को बता रहा है। तो जब भी कभी ऐसा भी आपका होता है तो सीधा क्या होता है? ये सर क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया और यहाँ पर 107 नंबर दिया है जुराब, घाघरा, पजामा और कसीदादार।
कसीदाकार, यानी हमने कहा है कैसा और कैसे से आंसर भी आ सकता है। अब 107 नंबर की बात करते हैं, तो जो जुर्राब दिया गया है, जुर्राब, ये आपका स्त्रीलिंग में आपका आता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया बुढ़िया का सजीव बहुवचन क्या होता है। तो जब भी कभी आपसे बहुवचन पूछा जाए, लास्ट में या दिया होता है तो उसके लास्ट में या बड़ा या कर देते हो, चांद की बिंदी लगा देते हैं, तो बुढ़िया हो जाता है, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मेज का बहुवचन क्या होता है। मेज का बहुवचन क्या होता है, तो मेज का जो बहुवचन आपका है, मेज का जो बहुवचन आपका दिया गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो मेज का जो आपका बहुवचन होता है, याद रखना है, वो आपका होता है मेजें। क्या होता है, मेजें। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द आपको चयन करना है। वह कवि जो तत्काल कविता करता है, यानी किसी चीज को देखकर तुरंत वो कविता करने लगता है, उसको बोलते हैं क्या, आस कवि। या यहाँ पर देखा जाए 110 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी आस कवि कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है अज्ञ का विलोम क्या होता है। तो अज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ का होता है विज्ञ होता है। अज्ञ मतलब अंगा, अंगा मतलब होगा जिसको कुछ नहीं आता है, और जिसको कुछ नहीं आता है उसको अज्ञ कहते हैं, और विज्ञ मतलब होता है जानकार यानी शिक्षित। ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला है बहिरंग का विलोम क्या होता है। बहिरंग तो अंतरंग हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो इंद्र का देखो पुरंदर आपका होता है, शक्र होता है, मधवा होता है, लेकिन गणाधिप नहीं होता है, यानी आपका जो आंसर आपका आएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। गणाधिप जो आपका है इंद्र का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है सम और सम शब्द युग्म का सही अर्थ देना है। सम मतलब आप क्या होता है, सम, सम आप कहेंगे सर सम मतलब आपका होता है समान, और सम मतलब होता है मोक्ष होता है, तो याद रखना इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अहम आसने उपविशामि का हिंदी में अनुवाद क्या है। यहाँ पर याद रखना है उपविशाम और अहम मतलब मैं होता है, अहम मतलब मैं होता है, तो हम का काम काट दीजिएगा, दो तो आपके चले गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो अहम आसने यानी आसन, और उपविशाम तो दिया है आपका ने, और ने है तो आपका पर होगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आसन पर बैठा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा बहुत तुक्का भी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कुएं से पानी लाओ का संस्कृत में अनुवाद क्या है। कुएं से पानी लाओ संस्कृत में अनुवाद इनमें से क्या हो जाएगा, ये बताना है। चलिए भैया 116 नंबर दिया है और 116 की बात करते हैं, तो कूपता कर दीजिएगा या आप कूपात कर दीजिएगा। कुएं से जलम का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, यानी कूपात जलम आनयत, मतलब आनय, तो इसका आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अस्ति मतलब है होता है तो आप हटा सकते हैं, और ये आपका लानत मतलब कोई मतलब नहीं कि डायरेक्ट बोल दो कि यहाँ ना कि लाना मतलब लानित कर दो, ऐसे तो होता नहीं है। और यहाँ पर देखो दिया गया है ए नंबर और डी नंबर में थोड़ा बहुत आपको लगेगा, लेकिन याद रखना है इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, आनय हो जाएगा, आनय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है। यानी जो कुमार संभव है ये कालिदास किसकी है, कालिदास का है, और ये जो आपकी विधा है वो आपकी क्या है, एक लघुत्रयी है। क्या है सर जी, ये लघुत्रयी है, यानी आपका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और कुमार संभव ये 17 सर्ग में विभाजित है, कितना, 17 सर्गों वाली लघुत्रयी काव्य विधा है। यानी इसका जो आधार ग्रंथ है ना वो श्रीमद् भगवत गीता आपकी है। नायक नायिका में शिव और पार्वती को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि प्राणी चा पादो चा समस्त होगा। ये 18 नंबर दिया, और 18 की अगर बात कर लेते हैं तो प्राणी के अंगों को समाहार होता है, यानी प्राणी के अंगों का समाहार होता है, यानी 18 की अगर बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राणिपादम। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है चक्रपाणि का समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर समास विग्रह चक्रपाणि का समास विग्रह करेंगे तो चक्रम पाणो यश साह, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नायका में प्रकृति प्रत्यय जो आपका है कौन है। तो नायका में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है, यहाँ पर 120 नंबर दिया गया है। तो भैया मूल शब्द नायक और प्रत्यय इका होता है, यानी प्रकृति मूल शब्द जो आपका नायक है और इसका इका जो आपका है क्या है, प्रत्यय है। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। चलो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आपका आया है। नायका में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है, नायका में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है। तो अगर इका प्रत्यय होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है थोड़ा सा क्या है वो संस्कृत से लिया गया है। तो अपना देख लीजिए भैया कौन सा आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। 120 नंबर आपका जो दिया गया है 120 नंबर में, तो नायका में मूल शब्द नहीं होता है, और याद रखना है इसमें रुलम जो आपका होता है वो प्रत्यय होता है, ये संस्कृत का है, यानी ये संस्कृत के प्रत्यय आपके हैं, वो नॉर्मल प्रत्यय नहीं, संधि नहीं करना है। सबसे पहले बात इसकी संधि नहीं करना है, संधि होता तो हम संधि कर देते, लेकिन यहाँ पर याद रखें आपसे प्रत्यय पूछा गया, और प्रत्यय जो आपका होता है वो आपका नी धातु और अक प्रत्यय से होता है।
यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसका जो आपका आंसर आपका है ना वो आपका ए आपका होता है, ये संस्कृत का है। इसको आपको पढ़ना है थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। संस्कृत की 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और संस्कृत के जो भी आपको टीचर अच्छा पढ़ाता हो वहाँ पर आप पढ़िएगा, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर आपका जो आंसर ए नंबर है उसका राइट होगा और 120 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके यहाँ पर क्या होते हैं सर जी, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा है कि हमारे ऐप से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। आपको एक क्लास नोट्स हो गया और बाकी जो आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। क्लास में जो आपकी पीवाईक्यू के साथ साथ जो थ्योरी होती है कंप्लीट तरीके से वो भी आपकी होती है। क्लास नोट्स वो आपको एलटी ग्रेड क्लास नोट्स मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का ही कोर्स परचेज करिएगा। कुछ लोग यहाँ पर हिंदी व्याकरण के साथ साथ साहित्य वाला कर लेते हैं, यानी हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो व्याकरण वाला आपको नहीं करना है क्योंकि व्याकरण में आपको अधिकतम व्याकरण ही मिलेगा, कुछ बहुत आपको साहित्य मिलेगी। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी साहित्य ही पूरी मिलेगी और आपको ज़रूरत हिंदी साहित्य की है। व्याकरण तो आपको आती है और अगर नहीं आती है तो भी आप दोनों परचेज कर लीजिएगा। बाकी आपको परचेज करना है हिंदी साहित्य, जो आपको थंबनेल दिखता है यही करना है, दूसरा नहीं करना है। जो आप लोग सोचो व्याकरण और हिंदी साहित्य, भाई व्याकरण दिया है और 99 में व्याकरण और हिंदी साहित्य 99 में, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा। तो हिंदी साहित्य वाला ही परचेज करना जाके, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट आपको हिंदी साहित्य मिलेगा, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज भी आपकी उसमें होगी और साथ में जीवन परिचय होंगे, रचनाएं होंगी, ढेर सारी आपकी चीज़ें होंगी। तो हिंदी साहित्य वाला ही परचेज करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।